प्रोफेसर, स्कॉलर, उलमा होता है। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूँ कि नाले बुलबुल के सुनूं, हमा तक गोश रहूं, मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा मौजू यहाँ पे मुंतखब किया गया। मैं आपकी बर्दाश्त काबिल जो आसमान की कोशिश नहीं करूँगा, मुख्तसर अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्लासिकल अदब है क्या, क्लासिकल अदब की खसूसियात क्या है, तहरीर कहाँ से होती, उर्दू में है भी या नहीं है, और है तो हम उर्दू के किन किन अस्नाफ को तलाश कर सकते हैं। बहरहाल चलिए, एक बात कही जा सकती है कि अदब और क्लासिकी अदब पर गौर करने से हमें ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि दुनिया में सबसे हैरत अंगेज और दिलचस्प तकलीफ अगर कोई है तो ज़हन इंसानी है। तो इसी में दुनिया जहाँ का सारा खैर व शर, जाह व जलाल और हुस्न व जमाल सिमट कर आ गया है। इंसानी ज़हन ने इख्तिरा किए हुए इजाद के मामूली नमूने भी चंद लम्हों के लिए हैरत अदा कर देते हैं। अदब और फनून लतीफ़ा का तन्नो और रंगीनी भी छोटे से ज़हन का एक करिश्मा है जिसमें तमाम कायनात का पर्व नजर आता है। फनून लतीफ़ा में संतराशी, मौसीकी, तामीर और शायरी व अदब की करिश्मा साजियाँ शामिल हैं जो इंसान को खुशी और इंबसात दोनों पहुँचाते रहते हैं। मज़कूरा तमाम फनून लतीफ़ा में शायरी व अदब को अव्वलियत हासिल है क्योंकि शेर व अदब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, जज्बात, ख्वाहिशात, अरमानों के मुख्तलिफ रंगों की जलवागिरी नजर आती है। अदब की तारीफ के सिलसिले में नाक़दीन मुत्तफ़िक़ हैं, अदब की तारीफ के सिलसिले में नाक़दीन मुत्तफ़िक़ नहीं, इसलिए अदब की मुख्तसरन तारीफ करना आसान नहीं है। अदब पर सबसे पहले रिसाले तैयार करने वाला मुफक्किर अफलातून है। उसके ख्याल में हुस्न का इज़हार हजारों तरीकों से किया जा सकता है। एक हुस्न हकीकी और अदब हुस्न हकीकी के नकल की नकल है। उसका मानना है कि वही चीज़ नेक और हसीन है जिसमें सच्चाई और खैर पाई है। अफलातून के शागिर्द अरस्तू ने अपनी किताब बोतिका में अपने उस्ताद के नजरिए से इख्तिलाफ करते हुए अदब और शायरी को अहम करता। उसका मानना था कि शायरी अल्फाज के जरिए आलम इंसानी और इंसान के जज्बात और तासुरात की नकल पेश करता है। ये बात भी अहम है कि दुनिया की अदब तारीख में शायरी को ही अव्वलियत हासिल है। यूनानी अदब में ड्रामे को शायरी की एक सीम समझा जाता है। अदब की तालिब इल्म के लिए ये सवाल पैदा हो जाता है कि अदब किसे कहते हैं। कोई कहता है अदब जिंदगानी की तर्जुमानी करता है, तो किसी का मानना है अदब जिंदगी की तनकीद और तफसीर है। अजमानी तौर पर देखा जाए हम कह सकते हैं कि अदब उस तहरीर को कहते हैं जिसमें रोज़मर्रा के ख्यालात से बेहतर ख्यालात और रोज़मर्रा की ज़बान से बेहतर ज़बान का इजहार होता हो। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि वो तमाम इल्म जो किताबों के जरिए हम तक पहुंचता है अदब कहलाता है। कार्डिनल न्यूमन का कहना है कि इंसानी अफकार, ख्यालात और एहसासात का इजहार ज़बान और अल्फाज के जरिए किया जाए वो अदब है। नॉर्मन जोर्ड ने अदब की तारीफ कुछ इस तरह की है। अदब से मुराद उस तमाम सरमाया ख्यालात और एहसासात से है जो तहरीर में आ चुका है और जिसे इस तरह तरतीब किया गया जो पढ़ने वाले को मसलत बम पहुंचाए। सैयद आबिद हुसैन का मानना है कि अदब शायर या अदीब के ज़हन में सोए हुए ख्यालात का नाम है जो जिंदगी की छेड़ से जागते हैं, जिंदगी की आंच में तपते हैं और जिंदगी के सांचे में ढलकर खुद जिंदगी बन जाते हैं। अदब से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के बाद क्लासिकी अदब से क्या मुराद है और किस पर गौर किया जा सकता है। लफ्ज़ी एतबार से क्लासिक के माने आला तरीन और बयानी है। एच के लोकस का मानना है कि क्लासिक लातिनी लफ्ज़ क्लासिस से मुश्तक़ है जिसके माने हुजूम के हैं। वैसे क्लासिक लफ्ज़ रूमी शहंशाह टेल्स के ज़माने में फौज के बेहतरीन मुनस्सा दस्ते के लिए इस्तेमाल होता था। आमतौर पर क्लासिक का लफ्ज़ उस कदीम मुसन्निफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी हर दर्जे तारीख हो चुकी हो। क्लासिक ऐसे कदीम मुसन्निफ को भी कहा जाता है जो अपना मखसूस असलूब रखता हो और उसकी हैसियत मुस्तनद व मुसल्लम हो। क्लासिक लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले रोमन शायरियों के लिए इस्तेमाल हुआ जिनमें शायरियों की आमदनी मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर जाती थी। ऐसे शायरियों को क्लासिक कहा जाता था।
اس لفظ کا استعمال دوسری صدی عیسوی میں لاطینی مصنف آرجیلیس نے کیا اور اس لفظ کو اسی طور پر مصنفین کے لیے وابستہ کر دیا۔ کلاسک مصنفین کے لیے ضروری تھا کہ وہ طبقۂ پاس کے مذاہب کی ترجمانی کرے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں دور جدید کے لیے کلاسک کے معنی قدیم مصنف، قدیم ادیب یا شاعر کے تھے۔ یونان اور روم سے کلاسک کی سفر جاری رہتے ہوئے یورپ کے دیگر ممالک میں بھی یہ داخل ہوتا دکھائی دیتا ہے، جو ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کلاسیکی ادب کی تحریک کے 4 ادوار کہے جا سکتے ہیں۔ پہلا، اولین کلاسیکی تحریک یونان سے شروع ہوئی۔ اس علاقے کے 2 ڈرامہ نگار اسپیکلز اور سونوکلز رہتے ہیں کہ جہاں جلال کو اپنے ڈراموں میں محفوظ کر لیا۔ انہیں کو کلاسک ادب کے اولین مامان کہا جا سکتا ہے۔ انہیں کے ڈراموں سے ارسطو نے گوتھک میں شاعری کے اصول اور عظیم ڈرامے کے وحدت ثلاثہ کا تصور پیش کیا۔ دوسری جو تحریک ہے وہ کلاسیکی ادب کی دوسری بڑی تحریک پہلی صدی قبل مسیح میں روم میں پرمن چڑھی۔ اس دور کا اہم مصنف ہورس تھا، جس نے افلاطون اور ارسطو کے نظریات سے بحث کی اور ادب میں شائستگی، نفاست اور سلیقے کو فروغ دیا تھا۔ یہی یونانی انداز فکر کو پروان چڑھانے والی تحریک ہے۔ تیسرا دور کلاسیکی ادب کا 17ویں صدی کے نصف آخر میں فرانس میں شروع ہوا۔ اس تحریک نے 2 اہم کارنامے انجام دیے، ایک عنایت قلوب کی بازیاب کی اور دوسرا عظیم ادب کی تخلیق سے وحدت کے نفوذ مرتب کیے۔ اس زمانے کے مشہور ڈرامہ نگاروں میں مولیر، کارنیٹ اور لاسے شامل ہیں۔ اسی زمانے میں گولیو نامی